इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे तरंग गति से संबंधित जो परिभाषाएं हैं। इसके पहले वीडियो में हमने तरंग और तरंग के प्रकार के बारे में पढ़ा या समझा। अब पढ़ते हैं तरंग गति से संबंधित जो जो परिभाषाएं हैं, जो नए नए वर्ड मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, उनके बारे में। हमने यहाँ पर दोनों चित्र बनाए हैं, अनुप्रस्थ के लिए भी और अनुदैर्ध्य के लिए भी। तो अनुप्रस्थ की खासियत क्या थी? कंपन करते हैं लंबवत, इसमें कंपन करते हैं अनुदिश। इसमें माध्यम के कण जो चलते हैं तो श्रृंग व गर्त के रूप में, यानी श्रृंग व गर्त पाया जाता है। इसमें संपीडन और विरलन, ठीक है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहला है आयाम। तरंग का जो आयाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, उसमें एम्पलीट्यूड वर्ड है। तो आयाम यानी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब, जैसे अगर हमने कहा माध्यम का कण का जो मध्य अवस्था थी, जो बीच की अवस्था थी, जो उसकी अवस्था शुरू की थी, प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर होगी। कंपन करते वक्त ये कण ऊपर गया तो कभी नीचे आया, कहीं पर भी हो सकता है। तो माध्यम का कोई भी कण जो कंपन कर रहा है, जहां पर वेग, तरंग वेग होगा वहां कंपन तो होगा ही, माध्यम का कण कंपित रहेगा, कंपित अवस्था में रहेगा। तो कंपन करने वाला कण अपने माध्य स्थिति से कितना ज्यादा दूरी तक विस्थापित हुई है, उस दूरी को कहते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। यानी अपने मध्य वाली स्थिति से कितना दूर तक गया है, ये सबसे अधिकतम दूरी जो होती है उसको आयाम कहते हैं। इसको स्मॉल ए से निरूपित भी करते हैं। दोलन का वेग का आयाम, तरंग वेग का आयाम स्मॉल ए से निरूपित करते हैं। तो कंपन करने वाली वस्तु माध्य स्थिति से कितना अधिकतम दूरी विस्थापित होती है, उसको कहते हैं आयाम। वो ऊपर की हो या नीचे की, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर भी वही चीज है, कंपन करने वाली जो कण है वो अपने माध्य स्थिति से कितना दूर चला गया होगा, अधिकतम कितना दूरी तय करता है। क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा होगा तो ऐसे करता होगा वाइब्रेट, या ऐसे करता होगा, तो अधिकतम कितना दूर जाएगा। ऐसा तो नहीं तो पूरा इस पार से उस पार निकल जाएगा, संभव नहीं है। ये कण कुछ ऐसे घूम रहा होगा, तो अपने माध्य स्थिति से कितना दूर गया होगा, वो अधिकतम दूरी कहलाती है आयाम। तो ये एक तरह से दूरी हो गई। तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए, याद रखेंगे। तो इसका मात्रक होना चाहिए केवल मीटर, ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा जो परिभाषा है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? चूंकि यह कंपन हो रहा है, तो माध्यम का कण जो कंपन हो रहा है, कंपन में है, कंपित अवस्था में है, वह अपना एक कंपन, यानी एक कंपन मध्य स्थिति से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां तक आया, तो पूरा एक कंपन को करने में कितना समय लगता है, ठीक है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये कंपन अगर ये करेगा, जैसे ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसे रूप हो, तो ये मध्य अवस्था से कभी ऊपर होगा तो कभी यहाँ पर भी होगा, कभी नीचे भी आएगा। ऐसा रूप हमेशा मिलेगा नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन है लगातार, ये कभी ऊपर है कभी नीचे आएगा ये। तो ऐसा होगा कि एक श्रृंग से दूसरा श्रृंग बनने की समय क्या होगी। यहाँ पर श्रृंग था, तभी ये श्रृंग निकल के, ये ऊंचाई जो ऊपर वाला बिंदु है, ये निकल कर वहां भाग गया। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, यानी अगले श्रृंग तक जाने में जितना समय लगता है, उसको कहते हैं आवर्तकाल। यानी कंपित कण से अगर देखेंगे तो पूरा एक कंपन करने का समय आवर्तकाल होगा। या दो क्रमागत श्रृंग के बीच का जो समय होता है, दो क्रमागत श्रृंग के बीच का समय हो, दो क्रमागत गर्त के बीच का समय हो, दो क्रमागत विरलन के बीच का समय हो, दो क्रमागत संपीडन के बीच का समय हो, कोई भी दो क्रमागत हो, यानी पहला संपीडन यहाँ पर है तो दूसरा संपीडन यहाँ पर है, दोनों इस संपीडन से इस संपीडन को प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा, यह समय कहलाता है आवर्तकाल, जिसको कैपिटल टी कहते हैं। और इसका जो मात्रक होगा वो सेकेंड होगा, क्योंकि समय है तो मात्रक सेकेंड। तीसरा है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगा? क्योंकि ये कंपन लगातार आगे बढ़ रही है, विक्षोभ आगे बढ़ रही है, तो आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने कंपन हुए। एक सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है, ठीक है, किसी माध्यम के किसी भी कण के एक सेकंड में कितना कंपन क्या हो, तो परिभाषा ही बोलेंगे किसी
माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उन कंपनों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति या इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग यन से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। HZ लिखा जाता है केवल, तो हर्ट्ज या HZ लिखा जाता है। ये होता है आवृत्ति का मात्रक। तो याद रहे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। चौथी परिभाषा है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य क्या है कि जो कंपन आगे भाग रहा है, हलचल आगे भागता है, तो दो श्रृंग के बीच की जो दूरी होगी, यानी ये कंपन अगर यहां पहुंच गया तो कितनी दूरी तय किया, इस दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। यानी एक तरह से कह सकते हैं परिभाषा में, केवल दो श्रृंग के बीच की दूरी को, दो क्रमागत श्रृंग, यानी पहला के बाद 10वां नहीं, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कोई भी दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। बदल भी सकता है, दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी भी होगा तरंग दैर्ध्य, दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य, और दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य नाम दिया जाएगा। तो कहीं पर भी तरंग पैदा हुआ हो, चल रहा हो, तो अगर वहां पे श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ रहा हो या संपीड़न व विरलन के रूप में आगे बढ़ रहा हो, तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसको निरूपित करते हैं खास लेटर, ये इसको पढ़ते हैं लैम्डा, पढ़ते हैं लैम्डा, तो इसको लैम्डा से निरूपित करते हैं। क्योंकि एक दूरी है तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर। इसका मात्रक होना चाहिए मीटर। और जो पांचवी परिभाषा है वो है तरंग वेग। तो तरंग वेग, कण तो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है ऊपर नीचे या दाएं बाएं, लेकिन विक्षोभ भागता है तेजी से आगे की तरफ, या इसमें भागेगा, पीछे आएगा, भागेगा। ठीक है, तो विक्षोभ जो आगे बढ़ता है तो किस वेग से आगे बढ़ता है उसको तरंग वेग कहते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये श्रृंग के बाद दूसरा श्रृंग यहां प्राप्त हुआ है, कितने समय में प्राप्त हुआ है? कैपिटल टी। कितना दूरी तय किया? लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। और किस वेग से गया वहां तक, उसको तरंग वेग कहेंगे। ठीक है, तो किस वेग से गया उसको तरंग वेग। तो किसी माध्यम को जब विक्षोभ पैदा करते हैं तो तरंग जब बनता है, तो जो हलचल उसके अंदर है किस वेग से आगे बढ़ती है, तो जिस वेग से आगे बढ़ती है उसे हम कहेंगे तरंग वेग। आवृत्ति n और आवर्तकाल t में क्या संबंध होगा? परिभाषाओं के अनुसार इनका संबंध स्थापित करना बहुत आसान है, सरल है। तो हमने आवर्तकाल की परिभाषा बताया कि एक कंपन करने का समय कैपिटल टी आवर्तकाल कहलाता है, और n आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, यानी 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या है? वो आवृत्ति है। ठीक है, तो अगर किसी की आवृत्ति n है तो n बराबर क्या होगा? n कंपन करने का जो समय होगा वह 1 सेकंड है, यानी n कंपन करने का समय वह है 1 सेकंड। अगर किसी चीज की आवृत्ति n है, तरंग की आवृत्ति अगर स्मॉल n लिख दिया गया, तो इसका ये मतलब समझेंगे कि n कंपन वो करेगा 1 सेकंड में। तो एक कंपन कितने समय में करेगा? गणित का यूनिटरी रूल लगा दें तो 1/n, और यही 1/n क्या कहलाता है? एक कंपन करने के समय को क्या कहते हैं? कैपिटल टी कहते हैं। यानी यही हमारा कैपिटल टी हो गया, t बराबर 1/n। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम n को इधर भेज दें t को इधर, तो n बराबर 1/t भी लिखा जा सकता है, दोनों सकते हैं। तो ये है आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध। अगली है आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य लैम्डा व तरंग वेग v में क्या संबंध है? तो परिभाषा हमने बताया था
कि दो श्रृंग के बीच की दूरी को लैम्डा तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंग के बनने के जो समय होता है, यानी पहला श्रृंग और दूसरे श्रृंग के बनने में जो समय लगेगा, अभी ये बन गया, कुछ समय बाद दूसरा श्रृंग बनेगा, तो दो श्रृंग के बनने का जो समय होता है वो होता है आवर्तकाल। अब वेग क्या है? यही दूरी बटा समय वेग होता है। तो होना क्या चाहिए? तरंग वेग है वेग v बराबर इस बिंदु से इस बिंदु पर विक्षोभ गया, कितने समय में गया वो पता है और कितना दूरी तय किया वो पता है, तो वेग निकालना आसान है। क्योंकि वेग बराबर होता है, सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो यहां पर जो दूरी होगा वह दूरी ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? सीधे सीधे तरंग दैर्ध्य, यानी एक वेव के चलने का समय तरंग दैर्ध्य, और समय ले जाए तो तरंग का समय हो जाएगा आवर्तकाल। तो v बराबर हो जाएगा लैम्डा बटा टी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर, एक फॉर्मूला बन गया ये भी, v बराबर लैम्डा बटे टी याद रखेंगे। और दूसरा हो सकता है कि हम इसको 1 बटे टी लिख के और लैम्डा अलग कर दें गुणे, तो 1 बटे टी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल। तो v बराबर ये हो जाएगा n लैम्डा। तो ये है संबंध आवृत्ति तरंग दैर्ध्य